मेरे बच्चों, तो वेलकम टू द सीरीज नेम मिशन समर प्रोग्राम। इस सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के टॉप समर प्रोग्राम्स के बारे में, या वर्ल्ड के टॉप समर प्रोग्राम्स जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं फ्यूचर में। ओके, तो इस वीडियो का पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि सबसे शॉर्ट वीडियो और क्लियर तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाए, और आप पेन और कॉपी साथ में रख लीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो रहे। ओके, तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, प्रोग्राम्स, फिर कॉस्ट, फाइनेंशियल एड, रिक्वायरमेंट्स, डेडलाइंस, और फिर टिप्स एंड सीक्रेट्स। या टिप्स एंड सीक्रेट्स लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चांसेस इंक्रीज कर सकते हो। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, और आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ YYGS। आइए, 2001 के अंदर येल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं और वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया आईवी स्कॉलर्स, या आईवी स्कॉलर्स। फिर 2012 के अंदर 12 के अंदर इन्होंने इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके रख दिया येल यंग ग्लोबल स्कॉलर्स, या YYGS रख दिया। फिर 2016 के अंदर उन्होंने अपनी जो कंट्री है और कॉलेज से बाहर करने का सोचा, तो उन्होंने चाइना के अंदर जो येल बेजिंग है और सिंगापुर के अंदर NUS सेंटर है इनका, इन दोनों जगह YYGS कंडक्ट कराया। बट इन्होंने थोड़े दिनों बाद इसको भी सस्पेंड कर दिया दोनों को, बिकॉज इनका जो मेन फोकस था वो इनका जो हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल जो कॉलेज है YYGS का, येल यूनिवर्सिटी, वहां पे मेन फोकस था। तो उन्होंने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करके यहीं पे सिर्फ ये प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए। ये 2 वीक का प्रोग्राम येल यूनिवर्सिटी में होता है। पहले स्टार्टिंग में इनके खाली 2 सेशंस हुआ करते थे 300 स्टूडेंट्स के साथ, तो वो ग्रो करके अब इनके 12 सेशंस होते हैं 2400 स्टूडेंट्स के साथ। इनका जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है वो 12:1 है, और ये अभी भी डेडिकेटेड है स्मॉल स्केल कन्वर्सेशन के लिए। इसलिए हर सेशन के अंदर खाली 200 स्टूडेंट्स ही रहते हैं, और कोरोना की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हुआ इस पे, और अभी भी इस पे 150 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। कोरोना की वजह से जो 2020 था और जो 21 था उसके अंदर इन्होंने अपने प्रोग्राम्स ऑनलाइन कर दिए। इन्होंने सोचा था कि 22 के अंदर फिर से ऑफलाइन करेंगे, बट वीजा प्रॉब्लम्स और फ्लाइट टिकट्स ना और ये सारी चीजें होने की वजह से इनको 2022 के अंदर भी सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन करने पड़े। बट 2023 के अंदर 2023 के अंदर माना जा रहा है कि ये पूरा ऑफलाइन होगा। तो मेरे हिसाब से तो 100% ऑफलाइन होने वाला है 2023 के अंदर। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। इनका जो विजन और मिशन है टू ब्रिंग टुगेदर फ्यूचर लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे अराउंड द वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनकी एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाना, उनको डीपर नॉलेज और डीपर अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और एक लर्निंग कम्युनिटी बनाना। इधर पे इतने हाई क्वालिटी के आपको थिंकिंग मिलने वाली है, हाई क्वालिटी की लर्निंग मिलने वाली है। आप अगर कुछ भी अगर साइंस आप चूज करते हो तो साइंस के अंदर डीप में और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हो आप और सीखने वाले हो आप, वहां पे बिल्कुल प्रैक्टिकल, आपको मजा आ जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, तो अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। या एलिजिबिलिटी तो 10th या फिर 11th क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या और सेकंड, अगर आपकी एज 16 या फिर उससे ज्यादा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 16 या उससे ज्यादा मतलब जो आपका फर्स्ट डे रहेगा, जब आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपका जो फर्स्ट डे रहेगा उस दिन आपकी एज 16 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर इसमें अप्लाई कर चुके हो और सिलेक्ट नहीं हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट आप उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हो, सिलेक्ट हो चुके हो, तो आप नेक्स्ट ईयर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर बात करें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, तो अगर आपकी आप अंडरस्टैंडिंग मतलब जो बेसिक इंग्लिश में लेक्चर्स होते हैं वो अंडरस्टैंड कर सको आप, और अगर आपके टोफेल आइल्स के स्कोर है तो आप सबमिट कर सकते हो। बट ये कंपलसरी नहीं है, आप विदाउट टोफेल आइल्स के स्कोर के भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आप इसमें सबमिट करते हो स्कोर तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, एकेडमिक्स एंड प्रोग्राम्स। तो इस पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, और जो प्रोग्राम का करिकुलम है वो सिंपली लेक्चर्स होंगे। यहाँ पर लेक्चर्स होंगे, आपके सेमिनार्स होंगे, ब्रेकआउट सेशंस होंगे, और फैमिली टाइम। फैमिली टाइम यानी आप जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खेल सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं एक एक करके सारे जो 4 ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IST। इसके अंदर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इसके अंदर लेक्चर्स होते हैं और एग्जांपल्स देखें कि यहाँ पे क्या होने वाला है, आप क्या सीखोगे। तो एग्जांपल में ये वीडियो देख सकते हो आप। इसके अंदर आपको ये इंसान दिख रहे हैं, ये है पीटर सेल्वो, जो कि येल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है वर्चुअल ब्रेन का यूज करके, वर्चुअल रिबन काटी जा रही है सीजर से, वर्चुअल सीजर से। तो ये कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ सीखने मिलने वाली हैं, और ऐसी ही बहुत क्रिएटिव और माइंड ब्लोइंग चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। कैसे कोडिंग वगैरह यूज करिए, कैसे कहाँ पे मशीन के अंदर क्या चीजें यूज की हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसे यहाँ पे प्रोग्राम्स होने वाले हैं, ऐसी चीजें होती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में।
सेकंड है LPC, लिटरेचर, फिलोसफी एंड कल्चर। तो यहाँ पे आपको लिटरेचर से रिलेटेड म्यूजिक और विजुअल और सिनेमेटिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें लिटरेचर से रिलेटेड सीखने वाले हो। थर्ड है मेरी फेवरेट, सॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस या SGC। इसके अंदर, इससे पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, इसके अंदर आपको एक चीज मिलेगी, क्रॉस डिसिप्लिनरी। क्रॉस डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि आपको एक बॉक्स के अंदर नहीं कैद कर दिया गया, यानी बॉक्स यानी कि सिर्फ आपको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़नी होगी या फिर सिर्फ साइंस पढ़नी होगी, या फिर अगर आप लिटरेचर वाले उसमें आ जाते हो तो सिर्फ लिटरेचर पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। क्रॉस डिसिप्लिनरी का मतलब है आप यहाँ पे कुछ भी पढ़ सकते हो, आप पूरे हर लिंक कर सकते हो। आप यहाँ बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे सोशोलॉजी भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। ये चीज़ मुझे इसलिए सबसे फेवरेट है मेरा ये वाला सेक्शन। और इसके अंदर अगर अपन देखा जाए तो 17 प्रॉब्लम्स भी आपको बताई जाएंगी, जो कि क्लाइमेट एक्शन और वर्ल्ड वॉर इन सबसे रिलेटेड है। जो वर्ल्ड की जो टॉप प्रॉब्लम्स हैं जैसे पॉवर्टी वगैरह, तो इनसे रिलेटेड रहेगा। आपको यहाँ पे नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, नए आइडियाज़ मिलेंगे, और आप कैसे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और कैसे आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ग्लोबल चैलेंजेस के अंदर मिलेंगी। तो फोर्थ और आखिरी है पॉलिटिक्स, लॉ एंड इकोनॉमिक या PLE। इसके अंदर आपको अगर मोदी बनना है या फिर आपको डोनाल्ड ट्रंप, हिलरी क्लिंटन बनना है तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। या मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अगर पॉलिटिशियन बनना है तो इसलिए नहीं, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, ग्लोबल साइंटिस्ट बन सकते हो। यहाँ पे ग्लोबल चैलेंजेस और जो न्यूज़पेपर और इनइक्वलिटी की बातें होती है ना, जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो आप इसके अंदर सारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड और जितने भी लॉ से रिलेटेड चीज़ें वो यहाँ पे सीखोगे। ओके, तो ये हो गई चारों चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पे 2 राउंड होते हैं। एक तो एप्लीकेशन फी की बात कर रहा हूँ मैं, 2 राउंड। सबसे पहले ईयरली एक्शन और एक रेगुलर एक्शन। तो ईयरली एक्शन की जो फीस है वो $60 है और जो रेगुलर एक्शन है उसकी फीस है $75। ओके, तो अगर आपको इसका फी वेवर चाहिए तो जब आप सारी एप्लीकेशन भर देते हो तो लास्ट में आपको पेमेंट वाले सेक्शन पे फी वेवर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप वहाँ से इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो फीस है, मतलब जो आपकी ट्यूशन फीस है और ऑफलाइन वाली, तो वो है $6500 है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड रहेगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं रहेगा तो आप ये देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। अब इसके अंदर जो आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो उसका क्या करें सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसके लिए फंड रेजिंग कर सकते हो। फंड रेजिंग कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। फंड रेजिंग के लिए सिंपली तो आप लोकल बिजनेसेस हो गया, एलुमनाई या फिर एलुमनाई के जो क्लासेस बहुत सारी चीज़ें लेती हैं, क्लब्स वगैरह होते हैं, तो आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप वहाँ से ले सकते हो फंड रेजिंग, बट ये थोड़ा सा टफ रहता है। और अगर आप मेरे से कनेक्ट हो तो मैं आपको और भी तरीके या फिर पर्सनली मैं आपको फंड रेजिंग करवा सकता हूँ। ओके, तो अपन वो देख लेंगे सारी चीज़ें। ये हो गई। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो फाइनेंशियल एड की बात करते हैं। तो ये हमें देते हैं नीड ब्लाइंड फाइनेंशियल एड। नीड ब्लाइंड का मतलब क्या है सर? नीड ब्लाइंड का मतलब है इनकी जो फाइनेंशियल एड की एप्लीकेशन है और जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती हैं। यानी अगर आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करते हो तो इससे आपकी एप्लीकेशन पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे आपने यूनिवर्सिटी देखी होंगी जो कि अगर आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करते हो, जैसे स्टैनफोर्ड, तो आपका थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, आपके एक्सेप्टेंस रेट के इफेक्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, आपके कम हो जाते हैं। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो नीड ब्लाइंड हो गया। बट ये कैसे प्रोसेस कैसे होता है तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लास्ट ईयर आपको पता है इसका जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन हुआ था, जिसकी फीस थी 3500। ओके सर, तो 3500 में से अगर आपने इसका नीड ब्लाइंड फॉर्म भरा, जो कि मेरे बहुत सारे बच्चों ने भरा था, तो जैसे अगर आपका $500 आया, $500 आया, EFC क्या होता है? एक्सपेक्टेड फैमिली कंट्रीब्यूशन। अगर आपका एक्सपेक्टेड फैमिली कंट्रीब्यूशन अगर आपका EFC 500 आया तो बाकी कितने बच गए? $3000। तो $3000 ये लोग हटा देते हैं, माफ कर देते हैं। और अगर आपका EFC 0 आया तो ये सारी फीस 100% आपकी ऑफ कर देते हैं, आपको फुल राइड भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके EFC के ऊपर। तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है फाइनेंशियल एड के लिए? तो आपके पास एक ना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे वो सैलरी स्लिप वगैरह हो, चाहे बैंक स्टेटमेंट हो। और ये सारी चीज़ें अगर हैं, इनमें से कोई सा एक आध भी आपके पास, तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, और ये कभी भी जज नहीं करते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि ये डोमेस्टिक इसको थोड़ा सा ज़्यादा फाइनेंशियल एड दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। दूसरा, इसके अंदर 2
ऐसे पूछे जाते हैं आपसे। एक तो 400 का ऐसे होता है और एक होता है 200 का ऐसे, तो दोनों है ऐसे लिखना है। और मैं हर वीडियो में, हर मेरी क्लास में मेरे बच्चों से बोलते रहता हूँ कि ऐसे सबसे मेन फैक्टर है आपके समर प्रोग्राम्स में एडमिशन का। तो अगर आप एक्सेप्ट होना चाहते हो तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत आपके ऐसे के ऊपर करना है। फिर उसके बाद एक्टिविटी लिस्ट, आपको एक्टिविटी लिस्ट यहाँ सबमिट करना है। एक्टिविटीज़ के बाद यहाँ पे 2 फास्ट टैग क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो 280 कैरेक्टर्स के होते हैं, वो भी यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद आपको 2 रिकमेंडेशंस, या मैं भी आपका रिकमेंडेशन लिख सकता हूँ अगर आप मेरी कम्युनिटी के मेंबर हो, ओके। तो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स भी आपको सबमिट करना है, वो आपके टीचर के या कहीं से भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपने स्कूल से जो ऑफिशियल आपका ट्रांसक्रिप्ट है वो सबमिट करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप एप्लीकेशन फ़ी अगर के लिए अप्लाई नहीं कराए तो एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करिए। और 2 चीज़ें ऑप्शनल रहती हैं इसके अंदर, एक तो जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के जो टेस्ट स्कोर्स होते हैं, और सेकंड आपका जो फाइनेंशियल एड होता है। ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आपको सबमिट करना है तो करिए, वरना मत करिए। और फाइनेंशियल एड अगर करना ही करना है, अगर आप इंडियन हो तो करिए, बट अगर आपको लगता है कि आप अंबानी के बेटे हो तो आपके ऊपर है, ओके। और अगर आप अंबानी के बेटे हो तब भी आप अप्लाई करिए इसके लिए, बिकॉज अगर आपको जो एंटरप्रेन्योर होता है और जो असली समझदार इंसान होता है वो 1 रुपये भी गलत जगह वेस्ट नहीं करता है। तो अगर आपके पैसे बच सकते हैं तो आप बचाइए। और अगर तब भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो अंबानी का बेटा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं बच्चों के कि भैया मेरे पास टोफल के एग्ज़ाम देने के तक पैसे नहीं है, भैया मेरे पास डुओलिंगो तक के पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। तो थोड़ा पर्सनल नहीं होते, इमोशनल नहीं होते, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप अंबानी के बेटे हो तो वो आप देख लीजिए। और इसके अंदर 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है तो आप वो कैटेगरी सेलेक्ट क्यों की है और किस वजह से की है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रीजन देना होगा आपको। तो ये सारी हो गई रिक्वायरमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे डेडलाइंस की। तो डेडलाइंस की बात करने से पहले आपने सुना होगा रेगुलर डिसीजन, ईयरली एक्शन, रोलिंग एक्शन। तो ये होता क्या है, तो आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूँ, बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए, ओके, नोट कर लीजिए। वरना तो सबसे पहले होता है 4 तरीके के एक्शंस होते हैं, एक्शंस या एडमिशन पोल, आप कुछ भी बोल सकते हो। पहला होता है ईयरली डिसीजन, फिर होता है ईयरली एक्शन, फिर होता है रेगुलर डिसीजन, और लास्ट में आता है रोलिंग एडमिशन। ये 4 होते हैं, हम एक एक करके समझते हैं। तो जो ईयरली डिसीजन होता है ये बाइंडिंग होता है, और आप इसमें सिर्फ एक ही कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, या एक ही कॉलेज में। अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई करा तो फिर ये इलीगल है। और ऐसा नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी, आप इसके अंदर थोड़ा सा पॉलिसीज़ देख सकते हो, कॉलेज की पॉलिसीज़ अलग अलग रहती हैं, तो चेक कर सकते हो, ओके। तो समझ गए आप, ईयरली डिसीजन के अंदर सिर्फ एक ही कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है, और बाइंडिंग रहता है, यानी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ओके। सेकंड आता है ईयरली एक्शन। ईयरली एक्शन के अंदर क्या होता है, तो ये नॉन बाइंडिंग रहता है, यहाँ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, बट इसके अंदर आप एक या फिर एक से ज़्यादा कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, वो आप कॉलेजेस की पॉलिसीज़ देख सकते हो, ओके, एक या एक से ज़्यादा। तो ईयरली एक्शन नॉन बाइंडिंग रहता है, या ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होते इसमें, एक से ज़्यादा कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो, बट देख लीजिएगा। तो होता है आपका रेगुलर डिसीजन, जिसके अंदर कोई बाइंडिंग नहीं रहती, आप कितने भी कॉलेज में अप्लाई करो, ओके। आप 100 कॉलेज में भी करना चाहते हो 100 में करो, 200 में करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर आता है रोलिंग एडमिशन। रोलिंग एडमिशन क्या रहता है, एप्लीकेशन ओपन अंटिल स्पॉट्स आर फिल्ड। मतलब जब तक इनके जो स्पोर्ट्स होते हैं वो फील्ड ना हो जाए, जब तक एडमिशन चलते रहता है। तो बच्चे ने अप्लाई करा, उसका पोजीशन फील्ड हो गई, एक्सेप्ट हो गया, दूसरा आ गया, जब तक इनकी पूरे फील्ड नहीं हो जाते तब तक इनका रहता है। उसकी भी डेडलाइंस रहती हैं, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 साल तक इसमें ऐसा चलता है, ऐसा नहीं है। तो इसकी भी डेडलाइंस रहती हैं। तो समझ गए आप, रोलिंग एक्शन यानी चलते रहता है, इसमें कोई डेडलाइन ज़्यादा फिक्स नहीं रहती है, ओके। तो ये चारों चीज़ें आप समझ गए। अब बात करते हैं इसके, अब डेडलाइंस की देख लेते हैं थोड़ा। तो जो इसका ईयरली एक्शन है, इसकी जो डेडलाइन है वो November 3 है, और जो रेगुलर डिसीजन है उसकी जनवरी 10 है, ओके। और इसके अंदर मैंने बोला था 3 सेशंस होते हैं, 3 सेशंस होते हैं इसके अंदर अलग अलग टाइम पे। तो आप तीनों में से किसी भी सेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। पहला सेशन होता है इनका June 21 से लेके जुलाई 3 तक। दूसरा होता है इनका दूसरा सेशन जुलाई 5 से लेके जुलाई 17, फिर आपका जुलाई 19 से लेके थर्ड वाला जुलाई 31। ये 3 सेशन रहते हैं, थोड़ा सा टाइम वरी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट यही रहता है ज़्यादातर, ओके। और आपको थोड़ा सा खुशखबरी बता दूँ, ईयरली एक्शन या रेगुलर डिसीजन नॉन बाइंडिंग है, यानी आप सिर्फ एक समर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करोगे अगर आप ईयरली डिसीजन में करते हो। आप एक से ज़्यादा समर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इनके दोनों ही प्रोग्राम, मतलब जो दोनों ही एडमिशन पोल हैं, जो कि पहला ईयरली एक्शन और रेगुलर डिसीजन,
दोनों ही नॉन बाइंडिंग है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, एक से ज़्यादा में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू। अगर आप लास्ट तक अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, सर हम तो स्किप करके आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो टिप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टिप है मेरी, आपको ईयरली डिसीजन में अप्लाई करना है। ईयरली डिसीजन में क्यों सर, रीजन क्या है? तो अगर आप ईयरली डिसीजन में अप्लाई करते हो और आप सिलेक्ट नहीं भी होते हो तो आप रेगुलर डिसीजन के लिए अपने आप ये लोग आपको ट्रांसफर कर देंगे। ओके, रेगुलर डिसीजन के लिए। तो ये पहली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको ईयरली डिसीजन में ही करना है। अगर आप रेगुलर में करना चाहते हो, आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो आप डेफिनेटली रेगुलर डिसीजन में करिए। बट अगर आपका सब कुछ डन है तो आप ईयरली डिसीजन में करिए। ये फर्स्ट है मेरा। सेकंड है कॉपी। आपको कॉपी कुछ भी नहीं करना है। डोंट कॉपी एनीथिंग। आपको किसी का भी ऐसे या फिर कुछ भी स्टोरी कुछ भी कॉपी नहीं करना है। बिकॉज अगर आप कॉपी करते हो नेट से कहीं से भी तो आपकी एप्लीकेशन विदड्रॉ कर सकते हैं, ये लोग हटा सकते हैं। ओके, तो आपको गलती ये नहीं करना है। थर्ड नंबर पे नोटिफिकेशन। सर नोटिफिकेशन आपको मैं चैनल को सब्सक्राइब का या फिर लाइक का ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरा कोई मोटिव नहीं है कि सब्सक्राइब वगैरह। मेरा मेन मोटिव है बच्चों की हेल्प करना। और मेरी जो फ्रीक्वेंसी देखोगे आप वीडियो की बहुत कम है, बट मैं इस फ्रीक्वेंसी को बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाला हूँ। अगर आप मेरे पर्सनली जानते हो मुझे, अगर मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हो मिशन MIT, तो आप जानते होंगे कि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ बच्चों के लिए, उनके एडमिशन प्रोसेस के लिए, उनकी हेल्प करना। इस वजह से थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। ओके, तो बट मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा। तो आप सब्सक्राइब मत करिए, बट आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो आता है जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप MIT या फिर वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो बहुत ही आपकी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप सब्सक्राइब भले ही मत करिए, बस बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट आते हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। और कुछ भी डाउट आता है तो मेरा आपके पास आई थिंक मेरा नंबर होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरी टीम को कॉल कर सकते हो। और ऐसे ही मोटिवेशन के साथ बने रहिए, बिकॉज अगर आपके पास डेडिकेशन और मोटिवेशन है तो हम जीतेंगे।